ये सवाल है जस्ट डायल के बारे में। राजेश सांगवान चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि इसमें लंबे समय के लिए निवेश करने का सही स्तर क्या होगा। और यहाँ पर फिर मैं आपसे साथ में जोड़ देता हूँ अपना सवाल भी कि जस्ट डायल, अभी हमने देखा कि 62 करोड़ रुपए के मुनाफे पर हमने नायिका को, एफएसएन को 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर पहुंचते हुए देखा। फिर जस्ट डायल ने क्या अपराध किया है? आखिर यदि मैं इसका मुनाफा देखूं तो कितना है? पिछले साल इसने 214 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उससे पहले यदि आप देखें तो उसने 250 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। उससे पहले 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। उससे पहले 150 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। एक लगातार आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है इसके मुनाफे में। ऐसा नहीं है कि आईपीओ लाने से 1 साल पहले आपने अचानक घाटे से मुनाफा दिखा दिया। एक कंसिस्टेंसी है इनके कारोबार में। और 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुनाफा पर, लाभ पर, शुद्ध लाभ पर इनका मार्केट कैप कितना है? 6,555 करोड़ रुपए। 62 करोड़ रुपए के मुनाफे पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप। 225 करोड़ रुपए के मुनाफे पर 6,500 रुपए का, करोड़ रुपए का मार्केट कैप। कोई लॉजिक कहीं से, ये भी उसी न्यू एज टेक कंपनी की तरह से ही है, ये भी उसी दुनिया में है, इंटरनेट की ही दुनिया में है। ये किसी और मतलब ईंट भट्ठे की कंपनी नहीं है। अभी इस पे अगेन फिर से वो रिपीट करना पड़ेगा। जस्ट डायल, एक्चुअली जस्ट डायल कम से कम यूज में आता है। हम गूगल पे कुछ भी सर्च करें तो पहले सर्च हो जाता है जस्ट डायल में, वहीं से लेके आता है। तो इतना तो क्लियर है कि जस्ट डायल की यूटिलिटी तो है, अच्छी खासी है। अब रही बात इनके वैल्यूएशंस की, जस्ट डायल के पास जो भी ईपीएस ग्रोथ आया इनके, इसका आप समझो जब भी लिस्ट हुई थी, आई थिंक इसका दिसंबर 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई है, जो यहाँ पे मैं प्राइस के हिसाब से देखा हूँ। तो 2016 के हिसाब से अगर आप देखें तो इनके पास 5 साल हमारे पास हैं इनको इवैल्यूएट करने के लिए। और नॉर्मली आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी जब आती है, लिस्ट होती है, तो लिस्टिंग के बाद ही उनके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है। लिस्टिंग के पहले से तक तो उनके परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, बैलेंस शीट भी बड़ा सुंदर बना हुआ होता है। उसके बाद तकलीफ आती है। तो यहाँ से जो हम नए शेयर्स की बात कर रहे हैं, इनका सारा पता चलेगा आने वाले 2 साल में कि ये जो वैल्यूएशंस मिलने चाहिए भी कि नहीं मिलने चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं आया, जैसे जस्ट डायल की अपनी हमने बात की, या आप नौकरी की बात कर लें, तो ये सारे जो कंपनीज हैं इन सब का एटलीस्ट हमारे पास एक टाइम टेस्टेड नंबर्स है जिसके बेसिस पे हम इनको वैल्यू कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक समय लिस्टिंग के सामने हमने इतनी वैल्यूएशन दे दी, उसके बाद क्या प्रॉफिट ट्रैजेक्टरी इन्होंने हमको दिया है। तो वैसे ही जब ये कंपनीज, नायका और ऐसी कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, तो ओवर 2 इयर्स 3 इयर्स इनका भी फैसला हो जाएगा कि ये वैल्यूएशन इनको मिलेगा कि नहीं। अब इसका दो ही तरीका है, या तो जस्ट डायल, नौकरी, ये सब वाले जो शेयर्स हैं वो ऊपर चले जाएं, इनको भी वही वैल्यूएशन देने लगे, या नायका जैसे स्टॉक हैं या जोमेटो जैसे स्टॉक हैं वो अपने आप को वैल्यूएशन में एडजस्ट करें जाके। लेकिन इनका फैसला इतनी जल्दी नहीं होगा। फिलहाल तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, एंकर बुक भी बहुत अच्छी भरी पड़ी है थी जब आईपीओ आई थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके पास बैकिंग है, और ऐसा भी नहीं कि इसमें वीक हैंड्स हैं। तो अगर साल 2 साल 3 साल में परफॉर्मेंस नहीं आता है तो फिर इनका भी वही, इनका बुरा हश्र होगा। आ गया तो ठीक। तो जो कंपैरिजन हम करना चाह रहे हैं कि लिस्टेड ई कॉमर्स प्लेयर्स से और अभी जो नए लिस्ट हो रहे हैं या जो अनलिस्टेड है, तो बस मामला इतना है कि किनका हमारे पास सामने देखने को नंबर है और किनका नहीं है। जिनका सामने देखने को नंबर है उनकी अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूएशन हो रही है। तो एक समय में हमारे पास नायका का भी वैल्यूएशन देखने को नंबर होगा, 2-3 साल में हमारे पास जोमेटो का भी होगा। एक्सप्लोसिव ग्रोथ होना है या नहीं होना है, 2-3-4 साल में तो समझ में आ ही जाएगा। जी, तो अभी जस्ट डायल पे क्या करना है? जो इनका सवाल है कि लंबी अवधि के लिए ख़रीदना है तो उसके लिए किन स्तरों का इंतज़ार किया जाए। अभी यदि मैं मासिक चार्ट पे देखूं तो एक तरह से कमज़ोरी शुरू होती हुई दिख रही है, और यदि इसी को आप वापस डेली चार्ट्स पर भी ले आएँ तो ऐसा लग रहा है कि एक मतलब डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन उस डाउन ट्रेंड में नीचे एक ठीक ठाक सपोर्ट जिस पर आप कहेंगे कि हाँ ये अच्छा सपोर्ट है, वहाँ तक आ जाए तो एक बार को ख़रीदना चाहिए, वैसा कौन सा स्तर होगा?
तो जस्ट डायल तो हमारे लिए रेगुलर डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बहुत बार इस पे सवाल आ चुका है और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसके तो लेवल्स भी मुझे बाय हार्ट है। पिछले बारी भी यही डिस्कशन हुआ था कि जब तक एक थोड़ा सा क्रैक दिख रहा है, लेकिन 940 जब तक होल्ड करता है कोई दिक्कत नहीं। तो 940 होल्ड नहीं करने के बाद इसके ट्रेंड में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो क्लियर था। तो अब ट्रेंड में प्रॉब्लम आने के बाद यही था कि हो सकता है कि 800 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाता। लेकिन अब यहाँ से क्या है कि जस्ट डायल में मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इशू दिख रहा है। वॉल्यूम्स बहुत इसमें सपोर्टिव नहीं है मेरे स्टोरी के लिए, लेकिन एक तरह से अगर मैं देखूं तो इसमें स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन तो दिख रहा है। अब ये कहाँ से रिबाउंड करेगा ये बहुत क्लैरिटी मुझे एट दिस जंक्चर नहीं, लेकिन दो चीजें मुझे समझ में आती हैं कि इसका सपोर्ट 750 के 750 के आसपास से शुरू तो हो जाएगा। अब वो वहां पे सपोर्ट बन जाएगा या 15% और नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि स्टॉक कहाँ सपोर्ट लेना का डिसीजन लेता है। तो वैसे भी देखेंगे तो बहुत, अब देखिए फिर नाइका और इस पे जाएंगे तो इसका वैल्यूएशन तो बहुत ही सस्ता हो गया, तो फिर वैल्यूएशन की तो हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे भी आगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि मुझे लगता है 730, 750, 650 ये एक दो लेवल ले लेना चाहिए और इसके हिसाब से देखें कि 750 के आसपास सपोर्ट इमर्ज होता है या 650 के आसपास से। तो चूंकि अभी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि सीधा जाके यहाँ से खरीद लिया जाए। अब कहाँ सपोर्ट लेके एक अच्छा लेवल बन जाता है उसको फिर हम मानते हैं, तो उसके बाद फिर बाइंग की जा सकती है। फिलहाल मुझे लगता है कि 750, 650 ये सब जो रेंजेस बन रहे हैं सपोर्ट के बन रहे हैं। जी, यहाँ पर मैंने एक रिट्रेसमेंट खींचने की कोशिश की है। पिछले साल अक्टूबर का जो निचला स्तर था वहाँ से लेकर के जो हमें जुलाई में शायद जो टॉप बनता हुआ दिखा, लगभग वहाँ तक का, मतलब लगभग 350 से लेकर के 1150, 1150 तक जो गया उसका एक रिट्रेसमेंट। और इसमें 50% रिट्रेसमेंट आपके 750 के आसपास आ रहा है, 730, 35, 50 जो भी हो। और क्योंकि एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट, एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होंगे तो एग्जैक्ट नंबर्स भी नहीं होगा, और रिट्रेसमेंट उतने एग्जैक्ट तरीके से, पिन पॉइंट तरीके से काम भी नहीं करता, एक अप्रॉक्सीमेट ही रहता है। तो मोटे तौर पे 750 हम लेके चलें पहला रिट्रेसमेंट 50% का, और उसके नीचे आप कह रहे हैं 650 यानी 61.8% रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा भरोसा आप किस पे करेंगे, 50% पर या 61.8% पर? थ्योरेटिकली आप 61.8 को ज़्यादा मानते हैं, यहाँ पर किसको ज़्यादा मानेंगे? जी बिल्कुल, तो आपने मेरे सवाल का तो जवाब दे ही दिया है कि मेरा फोकस 61.8 पे है। वैसे भी एक मान लीजिए कि अगर लेमेंट टर्म्स में भी बात करना हो तो 735, 750 कह रहे हैं ना, 740, 50, हाँ 740, 50 जो भी है, वहां पे एक बार इसका काफी अच्छा वहां से बाउंस ले चुका है वो स्टॉक। वहां पर बॉटम, बहुत अच्छा बॉटम बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसलिए इस केस में 750 को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से बहुत ही अच्छा बॉटम बन के आया है। लेकिन रही बात भरोसे की, मेरा भरोसा वहां पे तब तक नहीं रहेगा जब तक उस बॉटम को एक्चुअली स्टॉक रिस्पेक्ट कर नहीं दे। तो अगर रिस्पेक्ट कर दिया तो वो भरोसा रीइंस्टेट हो जाएगा। अदरवाइज मेरा भरोसा 650 वाले पे ज्यादा इसलिए है कि वहां पे बहुत ही अच्छा एक जोन ऑफ सपोर्ट है। तो हमारे 750 पे हमारे पास छोटा सा सपोर्ट है, मतलब हम पहाड़ से अगर गिर रहे हैं तो एक छोटी सी टहनी पकड़ से हम लटक सकते हैं, उससे बच गए तो ठीक, नहीं तो जो सरफेस मिलेगा इसको 650 के आसपास मिलेगा। जो हमारा डिस्क्लोजर होता है कि मैं एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, तो मैं जितनी चीजें आपको बताऊं ये मेरे गाइडेंस है, आपके लिए एक वैल्यू एडिशन है, और मेरे किसी भी व्यू को आप रिकमेंडेशन कंसिडर नहीं करेंगे। आप अपना व्यू फॉर्म करेंगे, अपने एनालिस्ट या अपने एडवाइजर से बात करेंगे और फिर अपना थोड़ा और उस पर दिमाग लगा के फिर फाइनल फैसला लेंगे खरीदने या बेचने का। मैं जो भी बताऊंगा वो आपके लिए एक गाइडेंस रहेगा।